जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधुनिक काल पढ़ेंगे और आधुनिक काल में मेरा 3 क्लास हो चुका। आज मेरी चौथी कक्षा है। चौथी कक्षा में आज हम लोग प्रकरण 2 गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान देखेंगे। इसमें भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि महत्वपूर्ण हैं उन सभी के विषय में हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आप लोग शॉर्ट नोट्स फिक्स आप बनाते चलिएगा, हालांकि पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको लिंक देखने को मिलेगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अन्यथा मेरा नंबर वाटर मार्क में आपको शो कर रहा होगा 7643007052। आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। गद्य साहित्य की परंपरा का प्रथम उत्थान। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म काशी आप सभी को पता, बनारस में पड़ता है। काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु कितनी वर्ष की अवस्था में हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में। माघ कृष्ण 6 संवत 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। संवत 1922 ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर जी गए थे। कहा जाता है कि ये जब जगन्नाथ मंदिर गए थे तो वहीं एक ऐसे कवि से इनकी मुलाकात हुई जो बांग्ला में साहित्यकार थे, एक कवि थे, और वहीं इनको प्रेरणा मिली। और वहाँ से फिर आने के बाद इन्होंने पहला जो इनकी रचनाएं हैं नाटक में, उन्होंने पहला अनुवाद किया और वह नाटक का नाम था विद्या सुंदर, और वह बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। उसकी प्रेरणा यही मंदिर जाने के दौरान एक कवि से बातचीत के दौरान उन्हें मिला था। संवत 1925 में इन्होंने, देखिए 3 वर्ष के बाद की ही घटना है, विद्या सुंदर नाटक इनका पहला नाटक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विद्या सुंदर नाटक बांग्ला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। इसी वर्ष संवत 1925, इसी वर्ष यानी संवत 1925 में ही उन्होंने कवि वचन सुधा, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली जिसमें पहले पुरानी कवियों की कविता छपा करती थी, पर पीछे या अर्थात बाद में गद्य लेख भी रहने लगे। कवि वचन सुधा किस लिए निकला? ताकि पुराने कवियों के उसमें लेख या कविताएं जो भी रचनाएं उसके छप सके। लेकिन बाद में फिर वह क्या, उसमें गद्य में जो रचनाएं होने लगी, क्योंकि आपको पता है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ, तो गद्य में जो रचनाएं थी वो भी इसमें छपने लगा था। 1930 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, यह याद रखिएगा, इनका एक हरिश्चंद्र मैगजीन भी है। हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक, यह हरिश्चंद्र मैगजीन कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका, इंपॉर्टेंट, निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्रिका कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने अंकों के बाद हरिश्चंद्रिका कर दिया गया? 8 अंकों के बाद। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। यह भी कोटेशन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हिंदी गद्य का कठिन परिष्कृत रूप पहल किस में देखा गया या देखा जा सकता है या प्रकट हुआ? तो कौन सी पत्रिका में? चंद्रिका पत्रिका में। और यह चंद्रिका जो हरिश्चंद्रिका का ही नाम यहाँ जो चंद्रिका लिखा गया है। इन्होंने कालचक्र नाम की एक अपनी पुस्तक में नोट किया कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और किस पुस्तक में? कालचक्र नामक एक पुस्तक में क्या लिखे हैं कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में। हिंदी गद्य साहित्य के आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विविधता का क्या तात्पर्य है? कौशल, निपुणता, यानी कि पारंगत हो उसमें, और मौलिक उनकी हिंदी होती थी। तो क्या कहता है, गद्य साहित्य के आरंभ में ध्यान देने की बात है कि उस समय थोड़ी सी गिनती के लेखक थे
क्या थे, गद्य साहित्य में ज़्यादा लेख उस टाइम लिखने वाले कवि नहीं थे, थोड़े बहुत थे, और जो भी थे उसमें योग्यता यानी कि कौशलता और निपुणता थी, और उसमें मौलिकता और हिंदी, उसमें मौलिकता और उनकी हिंदी हिंदी होती थी। मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का पांचवा पैगंबर एक रचना है, पांचवा पैगंबर मैगजीन में प्रकाशित, यानी कौन से मैगजीन में, हरिश्चंद्र मैगजीन में हरिश्चंद्र का प्रकाशित पांचवा पैगंबर मुंशी ज्वाला प्रसाद का कालीराज। हरिश्चंद्र का पहला रचना याद रखिएगा, पांचवा पैगंबर एक रचना हुआ, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कालीराज की सभा। कालीराज की सभा किनकी रचना है, ज्वाला प्रसाद। दूसरी हो गया बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये जितने भी बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अद्भुत अपूर्व स्वप्न किनका है, बाबू तोताराम का। रेल का विकट खेल किनका, कार्तिक प्रसाद खत्री का। आदि लेख बहुत दिन तक लोगों के चाव से पढ़ते रहे, यानी कि ये सब जो रचनाएं हैं, पांचवा पैगंबर, काली राज की सभा, अद्भुत अपूर्व स्वप्न, रेल का विकट खेल, ये सभी रचनाएं लोगों में बहुत दिनों तक प्रचलित रहे, लोग बहुत दिनों तक बड़ा चाव से इसे पढ़ते रहे। संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी, कौन सी नाम एक पत्रिका का था, बाल बोधनी निकाली। तो बाल बोधनी पत्रिका किसके लिए निकाली थी, स्त्री शिक्षा के लिए। कब, संवत 1931 को। किन्होंने निकाला, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसलिए इसको आप लोग पूरा याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। संवत 1931 भारतेंदु हरिश्चंद्र बाल बोधनी पत्रिका स्त्री शिक्षा के लिए। संवत 1930 में इन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। विद्यासुंदर संवत 1925 पहला उनका अनुदित नाटक है, और 5 साल के बाद ही पहला मौलिक नाटक उन्होंने निकाला, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती नाम की प्रहसन लिखा। देखिएगा यह नाटक में क्या है, एक प्रहसन है, जिसमें पूछ देगा प्रहसन है कि लावनी है, इसको याद रखिएगा। जिसमें धर्म और उपासना, जिसमें क्या, धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि का फिक्र रहने वालों पर छींटे छोड़े हैं। अपनी नाटक, एक उनकी रचना है नाटक, 1833 ईस्वी में आई थी, यह निबंध विधा की रचना है। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले दो ही लिखे गए थे। महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन किनका, महाराज विश्वनाथ सिंह का। दूसरा जो नाटक है वह गोपाल चंद्र का है, नहुस। तो ये गोपाल चंद्र जो है, कहीं कहीं आपको गिरधर दास भी देखने को मिलेगा, जो इनके पिता थे, किनके, भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या थे, पिता थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रज भाषा में थे, कहने की आवश्यकता नहीं, ये दोनों नाटक कौन कौन, आनंद रघुनंदन जो महाराजा विश्वनाथ सिंह के थे, और दूसरा नहुस नाटक, यह दोनों नाटक क्या है, ब्रज भाषा में है। भारतेंदु के मौलिक नाटक एकदम ध्यान से देखिएगा, सूक्ष्म दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर बन जाते हैं और हम लोग गलती कर बैठते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विशेषय विस्मोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप। और यह सती प्रताप जो इनका एक अधूरा नाटक है, जिसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। तो इनके मौलिक नाटक कौन कौन से हो गए, फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे और इसको आप लोग रट लेंगे। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, आपको कहीं कहीं वैदिकी हिंसा न भवती देखने मिलेगा, कहीं आपको वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती देखने को मिलेगा, तो आप लोग गलत मत करिएगा, दोनों सही है। चंद्रावली, विशेषय विस्मोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप। और सती प्रताप ही इनका अधूरा नाटक, जैसे एक बताइएगा आप लोग कमेंट करके जरूर कि पैरों तले जमीन किनका अधूरा उपन्यास है या नाटक है, और किन्होंने इसे पूरा किया।
यह भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और जिस कवि की ये रचना है उसकी कई रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। भारतेंदु का अनुदित नाटक हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला है विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। यह सभी क्या है, इनके अनुदित नाटक है। अब जो महत्वपूर्ण नाटक थे अनुदित चाहे मौलिक, उनका विषय वस्तु यहाँ दिया हुआ है। उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहा गया, सबसे पहले हरिश्चंद्र नाटक के विषय में हम लोग बात करेंगे। सत्य हरिश्चंद्र, अब सभी को पता है यह कि मौलिक नाटक ना होकर के अनुदित नाटक है। तो यह कहा गया मौलिक नाटक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से नाटक लिख डाला। यानी कि सत्य हरिश्चंद्र जो है उनका अनुदित नाटक है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है, पूछ देगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में प्रेम का आदर्श है, तो याद रखिएगा चंद्रावली में। और इनका चंद्रावली मौलिक नाटक है। नील देवी, पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। यानी कि नील देवी में क्या है कि पंजाब के कोई मुस्लिम राजा जिसपे हिंदू राजा क्या किए थे, चढ़ाई किए थे, उन्हीं के ऐतिहासिक वृत्त के घटनाओं को लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विशेषय विस्मोषधम देश की रजवाड़ों की कुचक्र परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम योगिनी, प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंडमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया। प्रेम योगिनी का विषय वस्तु क्या है कि भारतेंदु ने वर्तमान पाखंडमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य वर्ग का अवलंबन किया है। सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे अधिक रचना किसके की है, तो वह नाटक के की है। कश्मीर कुसुम एक रचना उनका, कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण, यह दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। भारतेंदु देखिएगा जिस कवि को मैं शुरू में इंपॉर्टेंट कहता हूँ उसको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न बने ही बने हैं। तो क्या है, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिख कर करके इन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। वे सिद्धवानी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इनका एक भी उपन्यास नहीं है, इंपॉर्टेंट, इनका क्या है, एक भी उपन्यास नहीं है। अपनी सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक और तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, उपाध्याय पंडित, इनका पूरा नाम है उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इनका उपनाम है। प्रताप नारायण मिश्र, यह जितने नाम ले रहे हैं उनको याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी भारतेंदु मंडल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं। बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न आप सबको याद होगा, श्यामा सरोजनी याद होगा। लाला श्रीनिवास दास, इसका आपको परीक्षा गुरु बहुत अच्छे से याद होगा। पंडित बालकृष्ण भट्ट, इनकी एक पत्रिका आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सी बहुत प्रसिद्ध है, 1888 के आसपास का या कुछ ऐसे ही, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पंडित केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ये जितने भी यहाँ कवि का नाम लिया गया है वह सभी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारतेंदु मंडल के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से हैं और इनसे हर बार पूछा जाता है, इसलिए ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
भारतेंदु का अस्त संवत 1941 में हो गया। भारतेंदु जी हमें दो प्रकार की शैलियों का यानी कि भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियां पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी। अगला देखेंगे हम लोग प्रताप नारायण मिश्र को। इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे। इनके पिता क्या हुए थे? उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहां प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म संवत 1913 में और मृत्यु संवत 1951 में हुई। आप एक बात याद रखिएगा, जितने भी भारतेंदु मंडल के कवि हैं सभी का जन्म वर्ष और मृत्यु जरूर याद रखिएगा। अगर मृत्यु नहीं भी याद रहे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जन्म वर्ष जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्रम में लगाने के लिए पूछ दिया जाता है, जहां आप ज्यादातर प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। ये प्रताप नारायण मिश्र के विषय में कहा जाता है कि ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता का कम प्रवाह करते थे। कभी लावनीबाजी में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेले और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। यानी कि बंद इक्के मतलब क्या? घोड़ा जो टमटम वाला होता है। प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन काल में भारतेंदु के ही आदर्श मानते थे, पर दोनों की शैली अलग अलग थी। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र अपना आदर्श किनको मानते थे? तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। लेकिन दोनों की जो लिखने की शैली थी, तरीका तौर तरीका जो था, वह अपना अपना था, अपनी अपनी विशेषताएं थी। प्रताप नारायण मिश्र विनोद प्रियता विशेष थी। इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। देश दशा, समाज सुधारक, नागरिक हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। उनकी रचनाएं कुछ है: घूरे का लता बीने, कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मनोयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, वृद्ध और भाव, यह उनकी मुख्य रचनाएं हैं। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभी गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का प्रयोग करते थे। कली, कौतुक रूपक, प्रहसन रूपक, लावनी, ये सब याद रखिएगा आप लोग। कली कौतुक रूपक में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया गया है। संगीत शकुंतला, लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पदबद्ध शकुंतला नाटक है। आपको पता होगा संगीत शकुंतला प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, जिसमें कहा गया लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पदबद्ध शकुंतला नाटक है। एक था हठी हमीर रणथंभोर पर अलाउद्दीन की लड़ाई का वृत्त लेकर लिखा गया है। गो संकट नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट। कली प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआरी नामक उनका एक प्रहसन भी है। बालकृष्ण भट्ट को आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट और परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भट्ट जी का जन्म प्रयाग में, इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, जहाँ कुंभ का मेला भी लगा है। प्रयाग में संवत 1909 कब हुआ था? संवत 1901, माफ करिएगा 9 कह दिया, संवत 1901 में, और प्रलोकवास संवत 1971 में हुआ था। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। तो बालकृष्ण भट्ट क्या थे? एक संस्कृत के अध्यापक थे। संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप, इनका यह जो पत्रिका है बहुत काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 1933 गद्य साहित्य के दर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के ये छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे।
कितनों वर्षों तक निकालते रहे? 30 वर्षों तक। उनका सुझाव मुहावरे की ओर अधिक रहा। इनका सुझाव क्या रहा? मुहावरे की ओर अधिक रहा। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। प्रताप नारायण मिश्र जी और बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। एक यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैसे मोस्ट? प्रताप नारायण मिश्र की तुलना किससे किया गया है? एडिसन से। और बाल कृष्ण भट्ट का तुलना किससे किया गया? स्टील से। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र का इनसे और इनका इनसे। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको क्लियर कर दूं। इनका इनसे और इनका इनसे। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा गया है? एडिसन कहा गया। और बाल कृष्ण भट्ट को स्टील कहा गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट यानी स्टील को जब हम लोग आवाज़ करते तो भट्ट भट्ट की आवाज़ आती है, तो बाल कृष्ण भट्ट स्टील याद रखिएगा। और एडिसन किनको याद रखिएगा? प्रताप नारायण मिश्र को। एडिसन क्या? बहुत प्रताप है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया प्रताप नारायण मिश्र और बाल कृष्ण भट्ट के हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। यानी कि यहाँ तुलना किया गया है। भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे हैं जो क्रमशः उनके हिंदी प्रदीप में छपे हैं। जैसे कालीराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का है। रेल का विकट खेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाल विवाह का नाटक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चंद्रसेन नाटक, यह सब किनका? बालकृष्ण भट्ट का रचना है। उन्होंने माइकल सुधन दत्त की पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों का भी अनुवाद किया था। संवत 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना, यह याद रखें, सच्ची समालोचना भी पत्रों में उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर की थी। उसी वर्ष प्रेमघन ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी का सूत्रपात करने वाले इन्हीं 2 लोगों को समझना चाहिए। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, उनको ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे। कहा गया कि एक बिंदु समझिए क्लियर। पहले याद रखिए समय 1943, संवत 1943। समय कब है? संवत 1943। भट्ट जी ने, बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना हो गई? लाला श्रीनिवास दास का। तो संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पत्रों में उसकी प्रशंसा ही, यानी कि संयोगिता स्वयंवर का आलोचना किस नाम से किया गया? सच्ची समालोचना के नाम से। और अपने पत्रों में उसकी प्रशंसा, यानी कि इस संयोगिता स्वयंवर की जो रचना है इसका, इस नाटक का प्रशंसा किया गया है। उसी वर्ष प्रेमघन यानी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली। यानी बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना से इसकी आलोचना तो की ही थी, लेकिन उसी वर्ष प्रेमघन ने भी बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक, यहाँ से याद रखिएगा एक और महत्वपूर्ण, यहाँ तो ऊपर तो याद रखिएगा ही, लेकिन ऊपर एक महत्वपूर्ण यहाँ, इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं 2 लोगों को समझना चाहिए। यानी आलोचना का सूत्रपात करने वाले 2 लेखक कौन हो गए? प्रेमघन और भट्ट जी, यानी बालकृष्ण भट्ट। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका पूरा नाम है। चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर, वही मिर्जापुर जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध रहा है। मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में भद्र कृष्ण 6 संवत 1912 और मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14 संवत 1979 को हुई। उनकी हर एक बात से रई सी टपकती थी। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेशभूषा भी उन्हीं का जैसा रखते थे। प्रेमघन की शैली
सबसे विलक्षण थी ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कभी-कभी ऐसे पैचीले मज़मून बाँधते थे कि पाठक एक-एक, डेढ़-डेढ़ कॉलम में लंबे वाक्य में उलझा रहा जाता था। भारतेंदु के ये घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनकी उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। अब क्या होता था, भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या था, कोई भी चीज़ लिखे और तुरंत छाप देते थे। तो इस चीज़ का बड़ा विरोध करते थे ये। इनका कहना था कि किसी भी चीज़ को जब आप लिखते हैं तो थोड़ा-सा एनालाइसिस करिए, उनका थोड़ा-सा आप परिमार्जित करिए, फिर 2-4 बार पढ़िए, फिर उनको सुधारिए, तब जा कर के छापा करिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार रचना की और चल दिए, छाप दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कहते थे? तो प्रेमघन कहते थे हमेशा, किनको? इस वजह से वो बहुत उनके उतावलेपन से बहुत परेशान होते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसमें रचना करे थे उसमें की स्थिति और परिस्थिति जैसी थी, उसमें गद्य में रचनाएँ बहुत माँग थी, बहुत ज़रूरी थी, इसलिए वो किसी तरह अपने रचनाओं की संख्या बढ़ाना चाहते थे। नहीं बढ़ाते तो उर्दू का वर्चस्व होता, इसी कारण। और एक तरफ से दूसरी तरफ देखेंगे तो प्रेमघन इस चीज़ का विरोध करते थे कि अच्छी रचनाएँ क्या करो, बहुत सारे लोगों की अपने-अपने विचार होते हैं, उस समय से वो क्या कहते थे, अच्छी रचनाएँ किया करो। लखनऊ के लखनऊ की उर्दू की जो आदर्श था वही इनकी हिंदी का, यानी कि लखनऊ में राजशाही का व्यवस्था था जहाँ उर्दू का बहुत सम्मान हुआ करता था। और जितना सम्मान उर्दू का लखनऊ में उस समय था, उसी समय उतनी ही सम्मान किनकी थी? तो प्रेमघन के हिंदी का। इसको याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि किनके विषय में कहा गया है कि लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का भी। तो आप लोग यहाँ मिस्टेक कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग का दिमाग चला जाएगा कि द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरणिक दृष्टि से शुद्धता की, तब हिंदी का मान बढ़ा, इसलिए हम लोग द्विवेदी युग के कवियों को चुन लेंगे। लेकिन यहाँ आपका वहाँ प्रश्न गलत हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, या किस युग के कवि की बात करिए तो भारतेंदु युग के, और उसमें से भी प्रेमघन की बात कर रही है। भारत सौभाग्य महत्वपूर्ण रचना है। कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने वाले सन 1888 में लिखा गया था। यह नाटक विलक्षण है। पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अब अभिनय दुस्साध्य समझिए। भाषा भी रंग-बिरंगे हैं। पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बेशवाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगला सब कुछ मिलेगा। प्रयाग रामागमन। प्रयाग रामागमन किनका है? तो प्रेमघन का है। नाटक में राम का भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता का भाषा ब्रज ही रखी गई है। देखिएगा, बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिनका कथा वस्तु दिया हुआ, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। हो सकता है कि पूछ दिया जाए, क्योंकि शुक्ल ने सिर्फ महत्वपूर्ण कवियों को ही रखा है। वीरांगना रहस्य महानाटक, अथवा इसको आप कह सकते हैं वैश्य विनोद महानाटक। वैश्या विनोद महानाटक किनका अन्य नाम है? तो वीरांगना रहस्य महानाटक का ही अन्य नाम है। दुर्व्यसनग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए इन्होंने संवत 1943 से ही उठाया, और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादम्बनी, जो इनकी पत्रिका थी आनंद कादम्बनी में निकालते रहे, पर पूरा न कर सके। यानी कि वीरांगना रहस्य जो यह नाटक है, महानाटक है, किनका है? प्रेमघन का है। और कहा जाता कि यह नाटक ये थोड़ा थोड़ा करके किसमें निकालते रहे? तो आनंद कादम्बनी में निकालते रहे, लेकिन किसी कारणवश इनकी मृत्यु होने के कारण यह पूरा नाटक न कर सके। सच पूछिए तो आनंद कादम्बनी प्रेमघन जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी। कहा जाता है कि प्रेमघन के मन में जो विचार आते थे वो सब लिख डालते थे, और लिख करके वो आनंद कादम्बनी में ही छापते थे, जिसके कारण एक बार भारतेंदु जी इन्हें टोके थे कि भाई, यह कोई किताब नहीं है जिसमें एक ही प्रकार की लेखनी हो, यह पत्रिका है, इसमें सभी प्रकार के लेखनी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक सभी प्रकार के लिखड़, जो जितने भी लिखने वाले हों, लिखड़ हों, सब एक ही तरह के हों। इसमें भिन्न भिन्न विचार होना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा पसंद आए।
भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा था कि जनाब, यह किताब नहीं है कि जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है जिसमें अनेक जनलिखित लेख होना आवश्यक है। और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिखाड़ हों। पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद निकला, यानी कि प्रेमघन का एक पत्र और कौन सा, आनंद कादम्बरी के अलावा कौन सा था, नागरी नीरद। वह कैसा था, साप्ताहिक पत्रिका था। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था, उनकी आलोचना आदम कादम्बरी में 5 पृष्ठों में किया गया था। यानी कि बंग विजेता का आलोचना कितने पृष्ठों में किया गया, तो 5 पृष्ठों में। किन्होंने किया, तो प्रेमघन ने किया। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने आनंद कादम्बरी में 21 पृष्ठों में निकाली थी। लाला श्रीनिवास दास, इनके पिता लाला मंगली लाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चंद्र के मुनीम क्या मैनेजर थे, जो दिल्ली में रहा करते थे। वहां श्रीनिवास दास जी का जन्म संवत 1908 और मृत्यु संवत 1944 में हुई। प्रहलाद चरित, लाला का एक और रचना कौन है, प्रहलाद चरित। 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है, पर उसके संवाद आदि रोचक नहीं, भाषा भी अच्छी नहीं। तप्ता संवरण लाला श्रीनिवास दास की रचना। तप्ता संवरण नाटक सन 1874 के हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। पीछे सन 1883 पुस्तकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो आपसे कह देगा कि तप्ता संवरण सबसे पहले कहाँ, आपसे पूछ देगा सबसे पहले कहाँ से निकला था, तो 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन से निकला था। लेकिन पूछ देगा स्वतंत्र रूप से कब प्रकाशित हुआ था, तो 1883 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था। लाला जी ने रणधीर और प्रेम मोहिनी, कहीं रणधीर प्रेम मोहिनी देखने मिलेगा, कहीं रणधीर और प्रेम मोहिनी भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको याद रखिएगा। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक की उस समय अधिक चर्चा हुई थी। पहल यह नाटक संवत 1934 में प्रकाशित हुआ था और इसके साथ ही एक भूमिका थी जिसमें नाटक के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों की दृष्टि से रखकर लिखी गई थी। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था। यानी कहा क्या कि अब लाला श्रीनिवास की ज़्यादातर रचना अंग्रेजी ढंग के देखेंगे, जिसमें से पहला तो आप परीक्षा गुरु ही देखते हैं, फिर संयोगिता, ये रणधीर और प्रेम मोहिनी भी आपको देखने को मिल रहा है। क्या अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर ही लिखा गया था। कथा वस्तु भी इनकी सामान्य प्रथा अनुसार पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित है। यह एक दुखांत नाटक है। यह एक कैसा दुखांत नाटक है। लाला जी का संयोगिता स्वयंवर नाटक सबसे पीछे का है। यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है। तो संयोगिता हरण क्या हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण करके जयचंद के दरबार से ले गया था, तो उन्हीं के वृत्त को लेकर के यह संयोगिता हरण किन्होंने लिखा, लाला श्रीनिवास दास ने। श्रीनिवास दास जी की परीक्षा गुरु नाम की एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। ठाकुर जगमोहन सिंह, विजय राघवगढ़। ठाकुर जगमोहन सिंह का आप नाम याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे ये कवि हैं। इनकी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण कुछ आएंगे आपको। तो विजय राघवगढ़ कहाँ का जगह है, मध्य प्रदेश के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल 14 संवत 1914 और मृत्यु संवत 1956, अगर ईस्वी में देखें तो मार्च 1899 में हुई थी। वे शिक्षा के कुछ दिन काशी में रखे गए थे, यानी शिक्षा के लिए कुछ दिन कहाँ रखे गए थे, तो काशी में रखे गए थे। यह संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे।
अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुरी का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया है, उसकी सरसता निराली है। ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने नर क्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल में देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की व्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले पहले हिंदी लेखक थे। क्या कहा जाता है ठाकुर जगमोहन सिंह को? फिर से एक बार देखेंगे, काफी हमको महत्वपूर्ण लगी ये सब बिंदु कि ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने नर क्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति की और क्षेत्रों के सौंदर्य का मेल देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की व्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले पहले हिंदी के लेखक थे। बाबू तोताराम ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1804 में और मृत्यु दिसंबर 1902 में हुई। यानी कि जन्म इनका कब हुआ था? 1804 में और मृत्यु 1902 में हुई। बीए पास करके ये हेडमास्टर हुए। अंत में क्या हुआ? नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु पत्र निकालने लगे। इन्होंने भाषा संवर्धनी सभा की एक स्थापना की, यानी कि इन्होंने भाषा संवर्धनी नाम की एक सभा की स्थापना भी की है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये हरिश्चंद्रिका के लेखकों में थे, यानी कि हरिश्चंद्रिका जो पत्रिका ने उसमें जो लेख देते थे, उन लेखकों में से एक लेखक ये भी थे। उसमें कृति केतु नाम का एक नाटक भी निकाला था। केटो कृतांत नाटक अंग्रेजी का अनुवाद, यानी केटो कृतांत का इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी से अनुवाद किया था। स्त्री सुबोधनी नाटक भी इन्होंने निकाला था। अगला है केशव राम भट्ट। भट्ट जी महाराष्ट्री ब्राह्मण थे, जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे। उनका जन्म संवत 1911 में और मृत्यु संवत 1961 में हुई। उनका संबंध शिक्षा विभाग से था। उन्होंने सज्जाद सुबुल और शमशाद शोषण, दो रचनाएं हैं, सज्जाद सुबुल और शमशाद शोषण नामक दो नाटक भी लिखे, जिनकी भाषा उर्दू थी। संवत 1929 में उन्होंने बिहार बंधु निकाला था और 1931 में बिहार बंधु प्रेस खोला था। केशवराम भट्ट ने क्या था? बिहार बंधु प्रेस भी खोला था, बिहार बंधु पत्र भी निकाला था। अब हम लोग देखेंगे राधाचरण गोस्वामी। आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। अगला क्लास हम लोग पंडित राधाचरण गोस्वामी से देखेंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले सकता हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा। हम लोग अगले क्लास में इसको देखेंगे। और मैं आप लोग को एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग से साझा हर बार जैसे करता हूँ, इस बार भी कर देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको बहुत सारा वहाँ लिंक मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल। आप वहाँ से जुड़ेंगे तो आपको क्यूज़ का भी आनंद मिलेगा। क्यूज़ जो परीक्षा दृष्टिकोण से सभी प्रश्न तैयार किए जाते हैं और समय समय पर दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज़ किया जाता है। डेली रात को 8 बजे VC के माध्यम से भी हम लोग बात करते हैं। प्रायः 8 बजे सोमवार से शुक्रवार हमारी VC होती है। तब भी अगर आप नहीं जुड़ पाएंगे तो ये मेरा 7643007052 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।